नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है, तो सरकार भी कहां पीछे रहने वाली थी। सरकार ने मोर्चे के इस निर्णय को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में रखते हुए कलेक्टरों को आंदोलन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे नाराज कर्मचारी गुरु कर्मचारियों को आंदोलित कर दिया और कर्मचारियों की सक्रियता को देखते हुए सरकार ने 3 दिन पहले 2 वेतन वृद्धि का लाभ तो दे दिया, पर जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की वेतन वृद्धि के एरियर की घोषणा नहीं की और ये भी नहीं बताया कि सरकार एरियर कैसे देगी। आंदोलन की कमान मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने संभाल रखी है, जो सरकार का ही संगठन कहा जाता है। नियम और निर्देशों को ढाल बनाया और सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम और कोरोना संक्रमण को लेकर जारी निर्देशों को ढाल बनाया है और कलेक्टरों से कहा गया कि इन नियम निर्देशों के तहत आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। और वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कुंदीपुरा थाने में दुष्कर्म की शिकायत करने आई नाबालिग का थाने में ही प्रसव हो गया और बताया जाता है कि नाबालिग को प्रसव पीड़ा होने पर थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया, एक महिला पुलिसकर्मी और अन्य महिलाओं ने प्रसव करवाया और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी के मुताबिक नाबालिग को प्रसव पीड़ा होने पर एक महिला कांस्टेबल और परिसर में घरेलू काम करने वाली महिलाओं की मदद से उसकी डिलीवरी कराई गई और इसके बाद पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग और उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि उसकी के गांव के आकाश युवनाती ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आरोपी बीते कई महीनों से शादी की बात कहकर उसे थाने आने से रोकता रहा और 3 दिन पहले वो शादी से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता बुधवार को थाने पहुंची और आपको बता दें कि 9 मार्च को लावगोघरी थाने में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। उस वक्त महिला कांस्टेबल शीतल वाघमारे ने थाने में प्रसव करवाया था और वहां भी समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में संदिग्ध जहरीली शराब की घटना में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजेश राजौरा ने इस मामले को जानकारी देते हुए कहा कि मंदसौर जिले की जहरीली शराब की घटना में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और अभी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और हम प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं और इस मामले में जांच चल रही है। इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। और वहीं जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत के बाद जिला आबकारी अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है और इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार जहरीली शराब पीने के मामले में पीड़ितों की कुल संख्या को छिपाने की कोशिश कर रही है। और वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया कि मंदसौर में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकारी आंकड़े केवल 6 से 7 लोगों की मौत दिखा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खंखारी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम को ही ग्राम में ही 40 वर्षीय मनोहर लाल और पुत्र लक्ष्मण बागरी की मौत हो गई थी और रविवार सुबह उसका दाह संस्कार किया गया, जबकि 40 वर्षीय घनश्याम पुत्र राय सिंह बावरी और 21 वर्षीय श्यामलाल पुत्र मोडीराम मेघवाल की मौत रविवार को हुई और इसके बाद जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
और वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अगले साल जनवरी के बाद हो सकते हैं। इसे लेकर बुधवार को सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कानूनी विषय और कोरोना के चलते राज्य में फिलहाल आगामी 6 महीने तक चुनाव होना मुश्किल है। कानूनी समेत अन्य प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव करवाएंगे। और इधर मंत्री के बयान से एक दिन पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर फिलहाल तैयारी नहीं होने की बात कही थी। इससे भी साफ हो गया था कि फिलहाल चुनाव नहीं होंगे और मंत्री सिंह ने इस पर मोहर भी लगा दी। और भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट में कोरोना के कारण अभी चुनाव कराने में असमर्थता जताई है और आरक्षण के विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है। और वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर स्टे दिया गया है और वहीं इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अभी ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है और ना ही तय हुआ कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा या फिर पूर्व की तरह जनसंख्या के आधार पर होगा। अगर आरक्षण स्टेशनों के आधार पर होता है तो हमें पहले एक्ट बनाना पड़ेगा, फिर से आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से करनी पड़ेगी और इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। कोरोना और कानूनी पक्ष को देखते हुए 6 महीने तक चुनाव होने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी नक्सली समेत 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों के मलांगीर एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय महिला नक्सली रामबती बारसे समेत 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। रामबती पर करीब 1 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादी संगठन की खोखली विचारधारा से तंग आकर और लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। और उन्होंने आगे बताया कि नक्सलियों के खिलाफ साल 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम लूटने, पुलिस दल पर गोलीबारी करने, वाहनों में आगजनी करने और नक्सली नेताओं के बैठक की व्यवस्था करने के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल सरकार ने दुर्ग जिले में स्थित एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण के लिए बुधवार को विधेयक पेश किया। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय दुर्ग विधेयक 2021 पेश किया। इसके मुताबिक दुर्ग जिले के कंचादुर में स्थित संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय का नियंत्रण सरकार को सौंपा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार अस्पताल प्रबंधन को राशि का भुगतान करेगी और विधेयक में कहा गया है कि राज्य सरकार राशि की गणना के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी और विशेष अधिकारी चल और अचल संपत्ति का 6 से 12 महीने के अंदर मूल्यांकन करेगा। और विधेयक के अनुसार अधिग्रहण की अनिवार्यता को देखते हुए भुगतान योग्य राशि निर्धारित की गई और वास्तविक मूल्यांकन राशि की 2 गुना होगी। लेकिन राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक का विरोध भी किया। विपक्ष ने इस महाविद्यालय के सीएम भूपेश बघेल के रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए विधेयक वापस लेने की मांग रख दी। और पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय की समस्त संपत्तियां सभी अधिभार से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी और देयता के लिए सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि इस महाविद्यालय का अधिग्रहण करने से राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगभग 140 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा और विधेयक के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण के बाद महाविद्यालय के कर्मचारी सरकार की सेवा में रहने का दावा तक नहीं कर सकेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं कक्षा के साथ 2 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार को इस विषय में आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ स्कूल के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई। छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूलों में निरीक्षण के लिए अधिकारियों के दल बनाए गए जो स्कूल खोलने से पहले स्कूलों में पहुंचकर जायजा लेंगे। और वहीं प्रत्येक अधिकारी को 5-5 स्कूल का निरीक्षण करना होगा
लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त कलमप्रीत सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं और स्कूल खुलने से पहले सभी संभागीय संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए। 31 जुलाई तक निरीक्षण पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसे निरीक्षण और इन पर ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं। और वहीं बिलासपुर जिले में अब रोजाना औसतन 5 से 10 मरीज मिल रहे हैं। एक हफ्ते पहले ये संख्या 10 से 15 मरीज के बीच थी। बुधवार को सिर्फ 5 कोरोना मरीज मिले और बुधवार को शहर अंतर्गत हाईटेक बस स्टैंड, सरकंडा, रेलवे परिक्षेत्र, सिरगिट्टी से मामले सामने आए। और इधर तीसरी लहर के लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच राहत की एक लगातार संक्रमण कम होता जा रहा है। महीने की शुरुआत में रोजाना 20 से 25 मरीज मिल रहे थे, ये अब 5 से 10 मरीज ही मिल रहे हैं। और सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने जिले वासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहने की अपील भी की है, क्योंकि लापरवाही से कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है और संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। और वहीं सावधानी बरतकर खतरे को टाला जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से जिले में कोरोना से होने वाली मौत का सिलसिला थम सा गया है। बीते एक हफ्ते में किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। और वहीं संभागीय कोविड अस्पताल के साथ ही तमाम जिले निजी कोविड अस्पताल खाली चल रहे हैं, हालांकि इन्हें अलर्ट पर रखा गया है। अक्सर कई लोग भूतिया फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस जाने की होती है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। भारत में ऐसे कई हॉन्टेड प्लेस हैं जहां लोग बहुत ही कम जाना पसंद करते हैं। हॉन्टेड जगहों में सबसे प्रसिद्ध भूली भटियारी महल भी है। क्या है इसकी पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लगभग सभी हॉन्टेड राजा फिरोज तुगलक ने कराया था, जो कभी राजा का शिकारगाह भी माना जाता है। लेकिन राजा की रानी को ये जगह काफी पसंद आई थी, तो उसने इस जगह को रानी के रहने की जगह बना दिया था। राजा अपनी इस रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन राजा ने रानी को किसी और के साथ देखा, तो राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने रानी को सदा के लिए इसी जंगल में कैद कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि रानी इसी जंगल में अपना दम तोड़ दिया था। तो कोई कहता है कि रानी को जंगली जानवर खा गए थे, तो वहीं कुछ लोग बताते हैं कि रानी इसी जगह आत्महत्या कर ली थी। रानी की मौत का तो किसी पर कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के अनुसार
तभी से रानी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए तड़प रही है। अब जब वे राजा से बदला नहीं ले सकती है तो वो यहाँ आने वाले लोगों को सताना शुरू कर देती है। यहाँ रहने वाले कई गार्ड ने रात के समय रानी के साये को देखा है, तभी से समय स्थान रात के समय बंद रहता है। दिन के समय में भी आपको यहाँ की हवाओं में एक अजीबोगरीब सी हलचल महसूस होगी। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज। दिल्ली के दक्षिणी रिज के इलाके में एक मलचला महल है जो कि एक खास डरावना है, और इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण एरिया के बेहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उनके देहांत के बाद से ही ये महल कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत खान अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उस महल में भटकती है और इसी वजह से इस महल की गिनती एक डरावनी जगह में की जाती है। तुगलक द्वारा बनवाई गई ये शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, ये लगभग चौकोर है और तुगलक शिकार पर निकलने के समय इसका उपयोग किया करते हैं। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जंगल में डाल दिया गया और जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस दौरान वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आए। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती वो भारत सरकार के उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रही थी, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लाउंज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली राजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गए। वो अपने साथ 8 कुत्तों को लेकर भी आई। बस ये नाम का महल था, ना तो इसमें बिजली थी, ना पानी और ना ही खिड़की दरवाजे थे। जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली राजा के जीते जी यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, ना तो कोई वहाँ आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर मोटे अक्षरों में लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले बेगम सकीना महल भी गुजर गए। तो वहीं प्रिंस अली रजा कई साल से बेहद गरीबी में अकेले रहते थे। नवंबर 2017 में उनका भी देहांत हो गया। कहा यह जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 महीने बाद ही पता चल सका। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए ASI की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालात देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ लंबे समय से भोजन नहीं बना है। बता दें कि इस महल तक पहुँचना बेहद कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक संकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडर दिखाई देता है।
और ये खंडर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतिया महल भी कहते हैं। वो इसे इसी नजरिए से देखते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।